गुड इवनिंग टू ऑफ यू। वॉइस और स्क्रीन से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है किसी को? अरे अरे। No, sir. So let's start a new subject, pharmacology and toxicology. और थोड़ा सा ब्रॉड सब्जेक्ट है, काफ़ी लोगों को इशू रहते हैं इससे रिलेटेड। 90% पॉपुलेशन का यही है कि अगर पूछा जाए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसी का नाम सबसे पहले आता है फार्मा का। और थोड़ा सा वो इसलिए है कि वास्ट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म एक्शन है, बहुत ज़्यादा नेम्स हमें इसमें याद रखने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके अगर चलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेके, या कुछ जो नेम्स हैं या एनेस्थीसिया का जो पार्ट है, ब्रॉड है मानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जितना सेलेक्टिव हम इसके अंदर रह हो सके वो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर दो हमारे पास टॉपिक्स हैं, एक फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, एक टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड है। तो फार्माकोलॉजी में जितने भी जो ड्रग्स हैं वो वेरियस एक्शंस जो बॉडी के ऊपर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो फार्मा के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और टॉक्सिको के अंदर जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं, जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनका डिस्कशन हम टॉक्सिकोलॉजी में करेंगे। तो आज का जो पार्ट है वो हमारा जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कुछ डेफिनेशंस का पार्ट है हमारा, थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है, और एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये जो वर्ड है फार्माकोलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी किस चीज की करते हैं। दो वर्ड्स बड़े कॉमनली आपने सुने होंगे, एक वर्ड यूज करते हैं हम ड्रग, एक यूज करते हैं मेडिसिन। तो इनके अंदर क्या डिफरेंशिएट हम करते हैं, ड्रग क्या चीज है और मेडिसिन क्या चीज है? क्या हम अगर बोलना चाहें तो क्या डिफरेंशिएट हम करेंगे ड्रग एंड मेडिसिन में? डिफरेंस की अगर बात करें तो ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? कोई भी? ड्रग क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मेडिसिन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? या फार्माकोलॉजी की बात करें और हम मेडिसिन की बात करें, इनमें हम क्या डिफरेंशिएट करते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, कोई बताना चाहे? मेडिसिन बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए होती है। मेडिसिन all medicines और are ड्रग ड्रग नॉट नेसेसरी कि वो ट्रीटमेंट के लिए हो। ट्रीटमेंट। all medicines are drug, but all drug are not medicine. तो ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। अब वो बायोलॉजिकल पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसको अगर हम यूज करें किसी ट्रीटमेंट पर्पज के लिए या थेरेपेटिक पर्पज के लिए, जब ये थेरेपेटिक के अंदर आ जाएगा तब वो हमारा ड्रग क्या बन जाएगा, मेडिसिन बन जाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। फार्माकोलॉजी के अंदर हम जो भी ड्रग एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। मेडिसिन के अंदर जो पार्ट हमारा थेरेपेटिक से रिलेटेड है, जिसमें हम किसी डिजीज का ट्रीटमेंट हम करते हैं, वो पार्ट हमारा मेडिसिन में आ जाता है। तो कुछ ब्रांचेस हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी की, कुछ स्कोप्स आगे डिस्कस करते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है ये इक्विवेलेंट है मेडिसिन से रिलेटेड, जहां पे हम ड्रग्स को इस वे में यूज करते हैं कि जो भी डिजीज है या कोई और एडवर्स कंडीशन है बॉडी के अंदर, उसको हम ट्रीट कर पाए, वो फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर आ जाता है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी से, ये है क्या? तो जो फार्माकोलॉजी है ये साइंस है, और किसकी साइंस है? साइंस ऑफ ड्रग्स या स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो ये ग्रीक वर्ड है, या आईसीआर में कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि जो फार्माकोलॉजी है वो किस पर्टिकुलर लैंग्वेज से वर्ड आया है, या ड्रग की हम बात करेंगे वो किससे आया है। तो एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, जिसका मतलब है ड्रग, और लोगोस डिस्कोर्स इन, या हम कहें स्टडी। तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के सोर्सेज के बारे में, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, किस वे में बॉडी उनको ट्रीट करती है, और वो बॉडी के ऊपर अपना किस टाइप का इफेक्ट डालते हैं, वो सारी की सारी स्टडी हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाएगी लिविंग सिस्टम्स के ऊपर, इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम्स। सो हिस्ट्री, सोर्स, प्रॉपर्टीज, ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम्स।
तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो ड्रग की दो टाइप की हो सकती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल किस फॉर्म में ड्रग है और क्या उसका पीएच है, एसिडिक है, बेसिक है, हाइड्रोफिलिक है, लाइपोफिलिक है, वो उस टाइप की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। और डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल। मेन उसके अंदर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये हमारा फोकस पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि कोई भी ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर जाके किन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ या किन आयन चैनल्स के साथ बाइंड करता है और किस टाइप का इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है। कोई एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, कोई उसको स्टॉप करेगा, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक्स हैं। इसी तरह डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर ड्रग एक्ट करते हैं, डायूरेटिक्स अलग जगह पे, एक्सपेक्टोरेंट अलग जगह पे, तो उनका मैकेनिज्म आ जाता है। तो ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड, जो बाहर से हम केमिकल मॉलिक्यूल्स देते हैं वो किस वे में जाके लिविंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके उसको हम बोल देते हैं ड्रग। तो ये इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है सारी। कुल मिला के एक म्यूट प्लीज आप कर लीजिए अपने आप को। फार्माकोलॉजी के अंदर यही चीजें आती हैं हमारी, हिस्ट्री, सोर्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, किस वे में हम डोज को एडमिनिस्टर करते हैं, और उसके बाद मेन जो हमारा टारगेट रहता है कि बॉडी के अंदर जब भी ड्रग जाता है, एक कोई मेडिसिन हमने ली, कोई टैबलेट ली, तो वो एब्जॉर्प्शन उसका कैसे होगा, उसके बाद वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, फिर उसके बाद वो मेटाबोलाइज कैसे होगी, और अल्टीमेटली वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से। ये क्या किया, बॉडी ने उस ड्रग के ऊपर इफेक्ट शो किए कि कैसे उसको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करना है। अब जो मेडिसिन या कोई भी ड्रग हम कंज्यूम करते हैं तो वो भी बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाता है। ये दो टाइप की मेन जो है मेन ब्रांचेस हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोल देते हैं, और सेकंड जो है वो फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स के अंदर क्या आता है कि बॉडी ने ड्रग को कैसे यूज किया या कैसे बॉडी ने उसके ऊपर अफेक्ट किया, और फार्माकोडायनामिक्स में ड्रग कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है, वो हमारा फार्माकोडायनामिक्स के अंदर आ जाता है। तो पहले ड्रग को हम देख लेते हैं, ड्रग क्या है, कैसे उसका नोमेनक्लेचर हम देखते हैं। तो जो ड्रग है ये एक फ्रेंच वर्ड है। फार्माकोलॉजी जो था हमारा था वो एक ग्रीक वर्ड से आया था, तो ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है हर्ब। सो कोई भी केमिकल एजेंट अदर देन फूड, मैं म्यूट कर रहा हूं एक बार सबको। सो कोई भी केमिकल एजेंट अदर देन फूड that affects the process of living and used for prevention, diagnosis, treatment of human and animal disease। ये ब्रॉड सेंस में हमारे पास आ जाता है, जिसमें सिर्फ हम उसकी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल हम बात करें तो वही कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, तो दिस कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल टू द बॉडी। सो जब भी हमारा ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ड्रग नहीं है जो 100% सेफ है, तो जो ऑल ड्रग्स दे आर पॉइजन्स, जो डोज है वो वेरी करती है। एक पर्टिकुलर लेवल को हम क्रॉस कर देंगे तो वो जो ड्रग है वो नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा और वही पॉइजन हो जाएगा। सो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी की हम बात करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हमें चूज करना है जो मिनिमम हार्मफुल इफेक्ट्स या मिनिमम साइड इफेक्ट्स हमें उसके देखने को मिले, और बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के ऊपर मिनिमम इफेक्ट, और जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, कोई नियोप्लास्टिक सेल है, उसको ज्यादा ये सीवियरली अफेक्ट करे, और जो नॉर्मल बॉडी सिस्टम है उसको मिनिमम अफेक्ट करे। ये चीजें हमें ड्रग के अंदर चाहिए। इसी टाइप की प्रॉपर्टीज को फिर हम मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। तो कोई भी ड्रग हम जब भी देखते हैं तो जैसे मार्केट में हमारे पास नाम आ जाता है, जैसे हम एक ले लेते हैं कॉमन सा ब्यूटालेक्स ले लेते हैं जैसे। सो ये एक ब्यूटालेक्स ट्रेड नेम है जो कॉमनली मार्केट के अंदर हम देखते हैं। डिफरेंट कंपनीज है, किसी और कंपनी ने किसी और नाम से कर दिया, उसके अंदर एक साल्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, बुपारवाक्विनोन, या और इन जनरल हम बात करें तो जैसे क्रोसिन की टेबलेट हम ले लेते हैं, तो क्रोसिन हमारा क्या हो गया, एक ट्रेड नेम है, मार्केट नेम है। अब क्रोसिन के अंदर क्या सॉल्ट हमें देखने को मिलता है, वो हो गया पैरासीटामोल। अब क्या ये पैरासीटामोल इसका साइंटिफिक नेम है?
क्रोसिन के अंदर जो पैरासिटामोल है, क्या वो साइंटिफिक नेम है बुपारवाकिनोन की तरह इस टाइप से, No, sir. या केमिकल? तो तीन टाइप का नोमेनक्लेचर हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। एक है केमिकल नेम, जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर बनता है कि उसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, किस टाइप की रिंग्स वगैरह प्रेजेंट है, वो उसका केमिकल नेम है। फिर उसके बाद WHO कुछ ऐसे कॉमन नेम या जेनरिक नेम करती है ताकि वो इजीली रिमेंबर हो सके। और उसके बाद फिर ट्रेड नेम या प्रॉपर्टी नेम जो कंपनीज मार्केट के अंदर लॉन्च करती हैं। तो इसमें एग्जांपल क्रोसिन का हम लेते हैं, जैसे क्रोसिन एक किसी का ट्रेड नेम है, किसी कंपनी ने जो रजिस्टर कर रखा है। उसके अंदर जो सॉल्ट है हमारा वो है पैरासिटामोल। इस पैरासिटामोल का साइंटिफिक नेम क्या है? एन एसिटाइल पी अमीनोफिनोल, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल, ये इसका केमिकल नेम है, सॉरी। तो जब भी हम किसी भी ड्रग की बात करेंगे तो जनरली उसके तीन टाइप के नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक केमिकल नेम, एक कॉमन नेम या जेनरिक नेम, और एक उसका ट्रेड नेम हमें देखने को मिलता है। सो केमिकल नेम तो जो उसका केमिकल फॉर्मूला है उसके बेसिस पे होता है। कॉमन नेम जनरली जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं जैसे WHO है, वो इस टाइप के नोमेनक्लेचर देती हैं। तो जैसे पैरासिटामोल हमारे पास आ गया, और उसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एक ड्रग को मल्टीपल नेम से लॉन्च करती हैं। कोई कंपनी किसी नाम से करती है, कोई कंपनी किसी नाम से, जैसे क्रोसिन है तो ये कैलपोल है, कहीं किसी कंपनी ने मेटालजिन के नाम से कर रखा है। ऐसे ही सिमिलरली डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हम देखते हैं तो हर कंपनी एक अलग ट्रेड नेम यूज करती है। तो तीन टाइप के जो नेम्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है हमें। एक केमिकल नेम्स, एक कॉमन नेम या जेनरिक नेम, एक ट्रेड नेम। ये ट्रेड नेम जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी से साथ रजिस्टर्ड है। इस ट्रेड नेम को कोई दूसरा ब्रांड या दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती जब तक वो उसको एक्वायर ना करे। सो ये तीन है हमारे पास, केमिकल, देन हमारे पास जेनरिक, और लास्ट में ट्रेड नेम। तीन टाइप का नोमेनक्लेचर किसी भी ड्रग का हमें देखने को मिलता है। दो टाइप के ड्रग्स फिर फर्दर हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स और एक को बोलते हैं एसेंशियल ड्रग्स। जैसे कोविड के टाइम पे एक मेडिसिन बड़ी पॉपुलर हुई थी, रेमडेसिविर, या कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से रिलेटेड भी थे, टोसिलीजुमाब टाइप, इस टाइप के कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिले थे। और ये इस टाइप की कंडीशंस बड़ी रेयर, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयर्स इंसिडेंसेस में आ जाता है जब इस टाइप का आउटब्रेक होता है। तो इन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कॉमन जो पॉपुलेशन है उसको काफी कम पड़ती है। बहुत किसी किसी को ही ऐसे सीवियर इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं जब ये इस टाइप के ड्रग यूज करते हैं। इन जनरल जो मेजोरिटी पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, जैसे फीवर एक कॉमन इशू है तो उससे रिलेटेड ड्रग्स हमारे पास है, पैरासिटामोल हमने देखा, या कई बार एलर्जिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है तो उसमें जैसे सिट्रेजिन है, या मोन्टेलुकास्ट आजकल हम यूज करते हैं, इबास्टिन यूज करते हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कॉमन प्रेवलेंट डिजीज हैं उनके अगेंस्ट, या कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट यूज करते हैं। कुछ ऐसी क्लासेस हैं या उनको कैटेगराइज हमने कर दिया जो रेयर डिजीजेज के लिए। सो जो रेयर डिजीज के लिए ड्रग हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। और इनका जो डेवलपमेंट है वो बड़ा कॉस्टली अफेयर रहता है। तो जनरली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीम्स है, जैसे अभी HIV से रिलेटेड ट्रीटमेंट की बात चल रही है या वैक्सीनेशन की बात चल रही है, तो उनमें गवर्नमेंट काफी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। और ऐसी जो कंडीशंस हैं वो थोड़ा सा रेयर डिजीजेज के लिए होती है, कॉस्टली अफेयर है, यूजुअली अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जैसे पैरासिटामोल पॉइजनिंग से रिलेटेड है, तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अपने आप में ही बन जाता है कि पैरासिटामोल की पॉइजनिंग क्योंकि बड़ी रेयर देखी जाती है, आज तक शायद आपने नहीं देखी होगी, सिर्फ एक ही स्पीसीज है जो ससेप्टेबल है इसके लिए। कौन सी होगी वो? Cat. कैट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैट के केस में कंट्राइंडिकेटेड है पैरासिटामोल। वो क्यों है वो हम आगे देखेंगे, क्या एंजाइम की डेफिशिएंसी है। बाय चांस इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो उसके लिए एंटीडोट हमारे पास क्या होगा? एन एसिटाइल सिस्टीन। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं कि एक तो किस पार्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कंट्राइंडिकेटेड है, तो वो कैट है हमारा। दूसरा उसके बाद ये क्या इससे रिलेटेड एंटीडोट है। तो जब भी अब फार्मा का पार्ट हम डिस्कस करेंगे तो कहीं कहीं पे हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे आएंगे जो किसी स्पीसीज के अंदर या किसी ब्रीड के अंदर
कंट्राइंडिकेटेड है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं। जैसे एक हमने डिस्कस कर लिया पैरासिटामोल, उसके अलावा आप देखोगे आर्मेक्टिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कॉमनली मिलेंगे। बार्बिचुरेट्स, ये किस जो ब्रीड है उसमें हम नहीं यूज करते, आर्मेक्टिन की बात करें तो हम कूलीज। बॉर्डर कूलीज, कॉली। ठीक है। और बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट का भी बताओ कोई। बार्बिचुरेट्स जो हाउंड्स होते हैं, जो बिल्कुल स्किनी होते हैं, ग्रे हाउंड्स कहो या आप हाउंड्स कह सकते हो, उनके अंदर हम यूज नहीं करते, क्योंकि इन बार्बिचुरेट्स का कुछ फैट से रिलेटेड है एक्सक्रीशन में पार्ट, और उनके बॉडी के अंदर फैट प्रेजेंट नहीं होता, तो बार बार सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए उनके अंदर हम यूज नहीं करते। सो एक ये कैट से रिलेटेड आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आर्मेक्टिन और बार्बिचुरेट्स, ये क्वेश्चंस बड़े कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे। देन मेथनॉल पॉइजनिंग है, वैसे इसके लिए हम मेथनॉल का भी यूज कर सकते हैं, या 4-मिथाइल-पायराजोल। तो इस टाइप की कंडीशंस काफी रेयर हैं, कब देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप के जो ड्रग भी डेवलप होते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज ही करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एसेंशियल ड्रग्स। जो ड्रग्स हेल्थ केयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करे, उनको हमने क्लास कर दिया एसेंशियल ड्रग्स के अंदर। तो जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीपायरेटिक्स हैं, वो सारे के सारे हमारे एसेंशियल ड्रग्स में आ जाते हैं। तो जो एसेंशियल ड्रग्स है, WHO सबसे पहले लिस्ट लेके आया था 1977 में। इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे 1996 में आया था सबसे पहले एसेंशियल ड्रग का इंडेक्स, और उसके अंदर 279 ड्रग्स जो थे वो इंक्लूडेड थे। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देन कुछ डेफिनेशंस हमारे पास आ जाती हैं, या स्कोप्स ऑफ फार्माकोलॉजी हम कहें, डिफरेंट ब्रांचेस हम बात करें, क्या क्या ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो भी स्ट्रीम्स हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, सो उनका आपको डेफिनेशन मिलेगी और चूज करने को मिलेगा कि ये किस पर्टिकुलर एक ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है फार्माकोनोसी या फार्माकोनोसी, जो भी आप कहो। सो इसके अंदर, नोजी के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो भी ड्रग हमारे पास है उसका सोर्स क्या है, क्या वो प्लांट ओरिजिन का है, एनिमल ओरिजिन का है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, कोई मिनरल ऑयल है, कोई जीन थेरेपी से रिलेटेड है। तो जहां पे भी सोर्स की हम बात करेंगे वो हमारा फार्माकोनोसी में आएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन, तो इसको हम ऐसे इजीली याद रख सकते हैं सिर्फ कि ये इंक्लूड स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग्स। ये हो गया हमारा फार्माकोनोसी, पहली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूसरा हमारे पास आ जाता है डायनामिक्स। दो चीजें हम यहां पे लिख लेते हैं, एक है काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, और एक है फार्माकोडायनामिक्स। तो काइनेटिक्स को आसान अगर बातों में हम करें कि इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, और डायनामिक्स में इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। कोई भी ड्रग हमने मेडिसिन यूज की तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे एक्सक्रीट आउट होगी, वो सारा का सारा फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाएगा। और वो जो पर्टिकुलर मेडिसिन है या ड्रग है वो बॉडी के ऊपर किस टाइप के इफेक्ट्स डालेगा, वो सारा का सारा पार्ट हमारा आ जाएगा फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। तो डायनामिक्स की अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द एक्शन ऑफ ड्रग्स इन एब्सेंस ऑफ डिजीज। कोई भी हेल्दी एनिमल है वो कैसे रिएक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट, तो वो सारी की सारी स्टडी हमारे आप आ जाएगी फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंट जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल इफेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास आएगा फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। तो यहाँ पे Pasti laur lam. नहीं करा. म्यूट प्लीज। तो डायनामिक्स की अगर हम एक बात करें तो Akan cedera deh. Kan ini ya pak.
आमच्या गावची माहिती का एक बाई गेली बाई बघा और पेशाचा काही तो डायनामिक्स की हम बात करेंगे, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। तो उसमें कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, कुछ फिजियोलॉजी के अंदर चेंज करने को मिलेगा उसके अंदर, और कैसे वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, किन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, तो वो आ जाएगा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इनको लेके कई बार कंफ्यूजन रहता है, काइनेटिक्स डायनामिक्स को लेके इजी डेफिनेशन से कोई ज्यादा मेजर नहीं है। तो डायनामिक्स के अंदर हमें बस यही याद रखना है कि ड्रग ने बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया, वो डायनामिक्स हो गया हमारा। उसके बाद काइनेटिक्स आ जाता है, तो काइनेटिक्स में बॉडी ने ड्रग के ऊपर कैसे उसको मेटाबोलाइज किया, या कैसे उसने बॉडी ने उसके ऊपर अफेक्ट शो किया। सो इसके अंदर हम चार लेटर्स का यूज करते हैं, ADME: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कहो या एलिमिनेशन कहो, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में है। सो इन सब को काइनेटिक्स को हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन का पार्ट। तो ये हम यहां पे कर देते हैं कि बायोट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन फार्माकोथेरापेटिक्स आ जाता है, तो स्टडी ऑफ थेरापेटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन का पार्ट है वो हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे थेरापेटिक्स में जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की हम बात करते हैं वो थेरापेटिक्स के अंदर आ जाता है। अब थेरापेटिक्स के अंदर जब बात आती है तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एक तो आपने गांव के अंदर देखा होगा कई बार जो बुजुर्ग आदमी हैं, ओल्ड पीपल हैं, उन्होंने कुछ, या जैसे वो दादी के नुस्खे कहते हैं, कि जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने किसी चीज का ट्रीटमेंट बना लिया। एक पार्ट तो वो आ जाता है। एक आप एज ए वेटनेरियन, या ये कहें कि एक आप क्वालिफाइड कोई भी मेडिको है या वेटनेरियन है, सो अपनी साइंस का यूज करके, कंडीशन को एनालाइज करके, डिजीज को डायग्नोज करके उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा। एक कई जैसे वैद टर्म यूज कर लेते हैं, या क्वैकरी भी है, क्वैक्स होते हैं, तो उनके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, कई बार वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो, ये मेडिसिन के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है। एक रैशनल ट्रीटमेंट हमारे पास है, एक इंपिरिकल ट्रीटमेंट है। सो जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट होगा उसको हम कहेंगे इंपिरिकल थेरेपेटिक। ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ओनली। ई से ई, इंपेरिकल और एक्सपीरियंस। और जहां पे आपने लॉजिकल यूज ऑफ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वो कौन सा हो जाएगा, रैशनल थेरेपेटिक या रैशनल ट्रीटमेंट। तो रैशनल से रिलेटेड एक बार किसी स्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब आप पूरी साइंटिफिक नॉलेज यूज करोगे तो वो रैशनल ट्रीटमेंट था। उसमें एक था इंपीरिकल ट्रीटमेंट, एक ऑप्शन था उसके अंदर पैलिएटिव ट्रीटमेंट या पैलिएटिव थेरेपेटिक। ये क्या वर्ड होगा, इसका क्या मतलब होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन। दोबारा बोलो। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी ड्रग को यूज करेंगे। पैलिएटिव में ये कह सकते हैं कि जिन कंडीशंस का हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे डायबिटीज की हम बात करें तो वहां पे इंसुलिन हमें वो लेना पड़ेगा कंटिन्यूसली। सो ऐसी ट्रीटमेंट थेरेपी जहां पे सिर्फ मैनेजमेंट हो सकती है, उस कंडीशन की ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनको पैलिएटिव के अंदर बोलते हैं। एक और वर्ड होता है प्लेसिबो। ये क्या है? प्लेसिबो ट्रीटमेंट हम कहें या प्लेसिबो थेरेपेटिक। मेंटल सेटिस्फेक्शन। मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि कई बार साइकोलॉजिकली किसी को ऐसी कंडीशंस ह्यूमंस के अंदर बड़ा कॉमन है ये, तो जो सिर्फ उनकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, मान लो किसी को एनएस का इंजेक्शन लगा दिया, कोई कंडीशन नहीं थी, और उसके बाद उसको ये लगे कि अब मैं बेटर हूं, तो वो उस टाइप का प्लेसिबो के अंदर आ जाता है। एक सिम्टोमेटिक थेरेपेटिक्स है जहां पे हम जो सिम्टम्स है उनको ट्रीट करते हैं ओनली,
कोई ऐसी कंडीशन जब तक हमें डायग्नोज नहीं हो पाती, जैसे फीवर है तो उस टाइम पे एंटीपायरेटिक्स हमने दे दिया। कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो ये जितने भी हमारे पास एपिलेप्सी से रिलेटेड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं उनका हम यूज करते हैं। सो वो सिम्टोमेटिक थेरेपेटिक्स के अंदर आ जाता है। मेन दो हैं हमारे पास के, रैशनल और इंपीरिकल। फिर कीमोथेरेपी हमारे पास आ जाती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि विच डील्स विद द ड्रग्स केमिकल दैट सेलेक्टिवली इनहिबिट और डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक एजेंट्स, जैसे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई है, या फिर इसके अंदर पहले यही था, अब जो एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग है या एंटी कैंसरस ड्रग है वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। तो जो माइक्रोब्स हैं या न्योप्लास्टिक डिजीज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो हम सेलेक्टिवली टॉक्सिक ड्रग्स यूज करते हैं, जो सेलेक्टिवली उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को या सेल्स को डिस्ट्रॉय करे, वो कीमोथेरेपी है हमारे पास। टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ टॉक्सिक और पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ केमिकल ऑन बॉडी सिस्टम, ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है। पोसोलॉजी हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं। सो पोसोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ डोज एंड डोसेस। डोज एंड डोसेस क्या हुआ कि किसी पेशेंट को हम ये कहते हैं कि एक टैबलेट लेनी है, एक टैबलेट क्या हो गया, उसकी डोज हो गई, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि वो जो एक टैबलेट है वो दिन में कितनी बार उसको यूज करनी है, 2 बार है, 3 बार है, बीआईडी हम यूज करते हैं, टीआईडी यूज करते हैं, और कितने दिन के लिए हमें देनी है, जैसे 3 डेज के लिए देनी है या 5 डेज के लिए देनी है। सो जो डोज, कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन हमने उसको देनी है वो हमारे पास डोज है, और कितने उसके ड्यूरेशन होने चाहिए, और दिन में कितनी बार, वो सारा का सारा जो उसका डोज के साथ कितने ड्यूरेशन के बाद हमने की, वो सारा का सारा डोसेस के अंदर आ जाता है, जहां पे हम डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ डोजेस हमारे पास है। तो डोज, अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम, वो डोज है। और फिर जो उसका कंप्लीट हमने देखा, कितने सुबह शाम लेनी है या जैसे भी करना है, और कितने दिन के लिए, वो डोसेज के अंदर आ जाता है। और इन दोनों की जो स्टडी है उसको हम पोसोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है पोसोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। पोसोलॉजी के बाद मेट्रोलॉजी हमारे पास आ जाती है। तो यहां पे हम कई बार आपने फार्माकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो उसमें टिंचर्स बनाने होते थे, कई बार ऑइंटमेंट्स वगैरह बनानी होती थी, तो वहाँ पे कुछ वेट हमें स्पेसिफिक किसी भी ड्रग का या केमिकल का यूज करना होता था। तो जो इनके वेट और मेजरमेंट की स्टडी है किसी भी केमिकल की या ड्रग की, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वेट एंड मेजर्स एज अप्लाई टू प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सो कितनी क्वांटिटी हम यूज करते हैं और कैसे कैसे उनको ऐड करना है, वो सारा का सारा मेट्रोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब उसी से मिलती जुलती फिर फार्मेसी है। अब फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में डिफरेंस देखें तो क्या है कि फार्माकोलॉजी के अंदर तो हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं कि वो कैसे अफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बॉडी के ऊपर, या बॉडी उसको कैसे ट्रीट करेगी। फार्मेसी के अंदर हमारे पास आ जाता है, 3 वर्ड ऐड कर देते हैं उसमें हम, सीसीडी। इसमें है हमारे पास कलेक्शन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, या थोड़ा सा ब्रॉड करें तो कलेक्शन, प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिस्पेंसिंग। तो इसको कंपाउंडिंग के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी। सो जो फार्मेसी के अंदर है, सिर्फ उनको एडवाइज्ड है कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या ये मेडिसिन हमें देनी है पेशेंट को, तो आपको वो उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कलेक्ट करना, उनको प्रिपेयर करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम फार्मेसी के अंदर है। उसके अंदर मैकेनिज्म वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। तो ये फार्मेसी का पार्ट हमारे पास आ जाता है कि ड्रग को कैसे, जैसे आपने होम्योपैथी की मेडिसिन देखी होंगी कई बार, सो वहाँ पे पिल्स होती हैं छोटी छोटी, सो उनके ऊपर वो कुछ लिक्विड्स यूज करते हैं या कई बार पाउडर्स वगैरह देते हैं। सो उसमें किसी ड्रग को क्रश करना है, किसी मेडिसिन को क्रश करना है, तो वो सारा का सारा पार्ट कि कैसे सोर्स को कलेक्ट करना है, कैसे उसको कंपाउंड करना है, कैसे डिस्पर्स करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो पार्ट हमारा फार्मेसी के अंदर आ गया। मटेरिया मेडिका, ये एक पुरानी टर्म है, ये सिनोनिम कह सकते हैं फार्माकोलॉजी का। पुराने टाइम पे जो फार्मेसी थी, पोसोलॉजी थी और फार्माकोनोसी थी, इन सबको मिला के हम एक ही वर्ड यूज करते थे, मटेरिया मेडिका। आजकल इसको रिप्लेस कर दिया है फार्माकोलॉजी ने। देन फार्माकोमेट्रिक्स,
मैट्रिक्स के अंदर वर्ड हमारे पास आ जाएगा कि कुछ ना कुछ असेसमेंट हम उसकी करेंगे, इवेल्युएशन एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट फार्माकोमेट्रिक्स में, कि कोई भी नए ड्रग का प्रोटोकॉल हो रहा है, जैसे कोविड की वैक्सीन थी, सो उनके कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसकी जो स्टडी है वो फार्माकोमेट्रिक्स है। और ये जनरली जब ड्रग डेवलपमेंट की बात होती है उस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। फिर मान लो कोई ड्रग लैब के अंदर हमने देख लिया कि उसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। डेवलपमेंट के बाद हमारे पास एक ड्रग आ गया है, तो जो डेवलपमेंट तक का पार्ट था जिसके अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे थे, फार्माकोमेट्रिक्स है। उस पर्टिकुलर ड्रग को फिर हम पॉपुलेशन के ऊपर यूज करके देखेंगे, या जनरल जो हमारे पास कोई भी हो सकता है, रेट हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, मंकीज हो सकता है, डॉग्स पे पहले करते थे। तो जहां पे पॉपुलेशन की बात आ जाएगी वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे फार्माको एपिडेमियोलॉजी, यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें बहुत ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है या नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। तो ये ड्रग डेवलपमेंट के बाद हमारे पास फार्माको एपिडेमियोलॉजी है। इकोनॉमिक्स नाम से क्लियर है कि उसमें वाले से एक बात बता दीजिए सर। एक वैक्सीन से हम ले लेते हैं, वैक्सीनेशन जब डेवलप हो रही थी, या कोई भी ऐसी डिजीज है जिससे रिलेटेड अभी ट्रीटमेंट डेवलप हो रहा है, तो ड्यूरिंग जो डेवलपमेंट होती है ड्रग की वो हम लैब के अंदर ज्यादा करते हैं। तो उस टाइम पे जो उसका इवेल्युएशन है, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं लेबोरेटरी के ऊपर, या किसी बहुत छोटा हमने उसका सेल कल्चर के ऊपर किया इफेक्ट, वो मैट्रिक्स है। जब हमारे पास ड्रग आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि उसको सीधा ही हम डिस्पेंस कर देंगे या कॉमन पब्लिक के लिए वैसे यूज कर देंगे। उसके बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल एपिडेमियोलॉजी जब भी हम डिस्कस करेंगे वहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं होगी कभी भी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के अंदर क्या आ जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कोई भी अगर ऐसा ड्रग डेवलप हुआ है उसको लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल्स या एक पॉपुलेशन के ऊपर ट्राई करेंगे। तो जहां पे भी वर्ड पॉपुलेशन का आएगा वहां पे वर्ड हमारा एपिडेमियोलॉजी आ जाएगा। और उस पॉपुलेशन में कितने डिजायरेबल इफेक्ट्स आए या कितने बेनिफिशियल इफेक्ट्स आए, कितने एडवर्स इफेक्ट आए, उसकी स्टडी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ओके, ये फार्माको एपिडेमियोलॉजी है हमारा। इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी, इकोनॉमिक्स से क्लियर है। कॉस्ट की बात हम करेंगे। फार्माको विजिलेंस हमारे पास आ जाता है। तो विजिलेंस वैसे भी आपने देखा होगा कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इश्यूज ऑफ ड्रग सेफ्टी थ्रू द एक्शन ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। तो यहाँ पे यूजुअली जो हम जैसे फार्माको एपिडेमियोलॉजी हमने करी तो वहां पे हम एडवर्स इफेक्ट या विजिलेंट होके ऑब्जर्व करेंगे कि किसी ड्रग का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे या पॉपुलेशन पे। सो ये जो एग्जामिनेशन है या ये जो ऑब्जर्वेशन है एडवर्स इफेक्ट की, ये हमारे पास है फार्माको विजिलेंस के अंदर, यूजुअली एडवर्स इफेक्ट। फार्माकोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर की डिफरेंट जो जेनेटिक मेकअप है पीपल का, उनके अंदर कोई भी ड्रग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अफ्रीकन का अलग है, अमेरिकन का अलग है, यूरोपियंस का अलग है। सो एक ड्रग डिफरेंट जो भी हम ये कहें कॉन्टिनेंट है या पॉपुलेशन है उनके अंदर जेनेटिकली कोई उसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, या जेनेटिक्स कैसे अफेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर ड्रग को, वो फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर आ जाएगा। फार्माकोजिनोमिक्स, तो वो किसी का जिनोम हम स्टडी करके या जेनेटिक मेकअप स्टडी करके देन कोई ड्रग डेवलप करें, वो हमारा पार्ट फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर आ जाता है। जहां पे दिस न्यू फील्ड कंबाइंड द साइंस हाउ डज वर्क फार्माकोलॉजी विद द साइंस ऑफ ह्यूमन जीनोम कॉल्ड जिनोमिक्स। तो जिनोम को हम एक बार ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पे ड्रग डेवलपमेंट करें तो वो हमारे पास फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर अगर बात करें इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, तो फार्माकोमेट्रिक्स आप याद रख सकते हो, फार्मेसी याद रखना है, मेट्रोलॉजी,
पोसोलॉजी याद रखना इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिकोकीमो ये तो हम आखिर तक पढ़ते रहेंगे। थेरापेटिक्स इंपॉर्टेंट है, रैशनल, इंपेरिकल, काइनेटिक्स, डायनामिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और फार्माकोनोसी, ये चीजें हैं जो कुछ डेफिनेशंस है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट किसी को? स्कोप में नो या सर। ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी में? उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि एक जैसे आपने सिनवेक्स देखा होगा, ड्रग इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं कि क्या कोई ड्रग है उसकी क्या डोज यूज करते हैं, क्या ट्रेड नेम है डिफरेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल। सो उनसे रिलेटेड ह्यूमन के लिए अलग है, वेटनरी के लिए अलग है। सो कुछ जो ड्रग इंफॉर्मेशन है उसको गवर्नमेंट बॉडी लॉन्च करती है। एक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कैलेंडर या कुछ इस टाइप की बुकलेट रिलीज करी जिसके अंदर जो भी ड्रग्स हैं जो यूज करने लायक है पॉपुलेशन में, उनकी लिस्ट वो इशू करते हैं। कुछ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हम कह सकते हैं या कोई इंडिविजुअल प्लेयर या कोई एसोसिएशन वगैरह है, वो अपनी एक ड्रग इंडेक्स लॉन्च करते हैं। जैसे सिनवेक्स आप देखोगे तो वो एक गवर्नमेंट ड्रग इंडेक्स नहीं है, वो कोई प्राइवेटली कंपाइल्ड ड्रग इंडेक्स है। सो इस टाइप के सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। सो वहां पे दो चीजें हम यूज करते हैं, एक है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया, ये फार्माकोपिया क्या है? ऑफिशियल कोड कंटेनिंग सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड ड्रग्स एंड मेडिसिनल पर्पस। तो ये ऑफिशियल कोड कहां से आएगा? तो फार्माकोपिया जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट इशू करती है जनरली। जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, आप देखोगे कई बार आईपी दिखा मिलेगा कई ड्रग्स के पीछे, तो इंडियन फार्माकोपिया दैट इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। सो यही है जो जैसे एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी, वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड या ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड जो भी काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आएगा। दूसरा है रेफरेंस बुक्स, जिनको हम फॉर्मुलरीज भी बोल देते हैं। सो दीज आर कंपाइल्ड बाय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस और रिवाइज्ड पीरियोडिकली लाइक फार्माकोपियाज। तो इसमें जैसे ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरीज है, बीएनएफ उसको बोल देते हैं। सो फार्माकोपियाज जहां पे वर्ड आएगा उसमें हम ऑफिशियल मानेंगे कि ये गवर्नमेंट है या ऑफिशियल डाटा है, और फॉर्मुलरीज वर्ड जहां पे आएगा वहां पे जो डिफरेंट कोई भी प्राइवेट एसोसिएशन हो सकती है या कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कंपाइल करती है डिफरेंट ड्रग्स को। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, तो इसको मार्टिनडेल ने सबसे पहले पब्लिश किया था। ये पूछा जा सकता है आईसीआर के अंदर कि जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया था वो सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? विलियम मार्टिनडेल ने। इसको मार्टिनडेल फार्माकोपिया भी बोल देते हैं। और इसको सबसे पहले मतलब पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन जो था डिटेल में, ये 1883 के अंदर तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से आया था, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मर्क इंडेक्स भी हम कॉमनली देखते हैं, यूज करते हैं, तो ये 1889 में पब्लिश हुआ था मर्क इंडेक्स। दो ही बातें हैं, फार्माकोपिया क्या है, फॉर्मुलरीज क्या है, और उससे अगर आगे याद रखना चाहें तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो है वो किसने पब्लिश किया था, वो हमारे पास है विलियम मार्टिनडेल। अब हिस्ट्री में चलें तो फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत ब्रॉड है। तीन उनके अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं इनको। एक इंडिया के अंदर था, एक चाइनीज के अंदर था, और एक इजिप्ट के अंदर हमें लिटरेचर्स के अंदर देखने को मिला हिस्ट्री में। जो इंडिया की अगर बात करें तो वेद हैं, वेदों के अंदर डिटेल में मेंशन है, जैसे आयुर्वेदा हमारे पास अलग से है, या ऋग्वेद वगैरह के अंदर भी मेंशन है कि कुछ डिजीज कंडीशंस मेंशन है और उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट वहां पे मेंशन है। चाइनीज के अंदर पेनसाओ थी, एक बुक जो चाइनीज एम्परर ने कंपाइल की थी, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का मेंशन था और जो चाइनीज हर्ब्स हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं। इजिप्ट में या ग्रीक में कुछ पुराने पेपर्स मिले हैं, पेपायरस बोल देते हैं उनको, कहून पेपायरस, वो उस टाइप के हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास आयुर्वेदा है, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
और इसके अंदर जो ये भी पूछ लेते हैं, लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा, भगवान या लॉर्ड धन्वंतरी। इसके अंदर ह्यूमन से रिलेटेड है। वेटनरी का अगर ज्यादा देखें तो हमें जो अथर्ववेद है, अथर्व इसके अंदर वेटनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा हमें देखने को मिलती है अथर्ववेद में। उसके अलावा ऋग्वेद के अंदर भी काफी मेंशन है डिजीज और ट्रीटमेंट से रिलेटेड। वेद के बाद चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। इन्होंने आयुर्वेदा में एक्सीलेंस हासिल की। चरक संहिता हम बड़ा कॉमनली बड़ी यूज करते हैं। सुश्रुत की भी सुश्रुत संहिता उन्होंने जो कंपाइल किया अपने एक्सपीरियंस से, उनको हम स्मिथा बोल देते हैं, चरक स्मिथा। तो इन टाइम पे जैसे एंटीकोगुलेंट्स अवेलेबल नहीं थे तो लीचीज को यूज करते थे ये, ब्लड क्लॉट ना हो इस पर्पज के लिए, वो उनके अंदर मेंशन है। चाइनीज हर्बल जो फॉर्मुलरी है या मेटेरिया मेडिका हम कहें तो वो पेनसाउ, ये रिटन बाय एम्परर शेन नूंग। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि चाइनीज जो लिटरेचर है वो किसके अंदर मेंशन है, तो ये पेनसाउ के अंदर। देन इजिप्ट की हम बात करें तो यहाँ पे कहून पेपायरस जब डिगिंग कर रहे थे तो लिटरेचर मिला जहाँ पे एक पेपर के ऊपर कुछ कंडीशंस मेंशन थी और वहां पे उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट मेंशन था। जैसे कहून पेपायरस की बात करें तो यहाँ पे वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड था और जो वुमेन है उनकी यूट्राइन डिजीज से रिलेटेड लिटरेचर था और उनसे रिलेटेड प्रिस्क्रिप्शन वहां पे अवेलेबल थी कि क्या क्या ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं। दूसरा, एब्रस पेपायरस, एक और पेपर डिस्कवर हुआ बाय एबरस इन 1872। तो वो 2000 बीसी में था या 1500 बीसी में। तो यहाँ पे उस टाइम पे जितने भी ड्रग प्रिवेलेंट थे इजिप्ट के अंदर उनका, और इसमें 829 प्रिस्क्रिप्शंस मेंशन थी जिसमें ओपियम है, कैस्टर ऑयल है, पोमेग्रेनेट है, इनका यूज मेंशन था। तो ये दो हमारे पास इजिप्ट से रिलेटेड आ गए हैं। सो आयुर्वेदा, पेंसाओ और कहून और एब्रस पेपायरस, ये हमें पास्ट में देखने को मिलता है जो ओल्ड वर्ल्ड के अंदर क्या हिस्ट्री है फार्माकोलॉजी की। देन हिपोक्रेट्स हमारे पास है, फादर ऑफ मेडिसिन। अब यहां से कुछ फादर्स इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और ज्यादा चीजें नहीं है इसके अंदर, फादर इंपॉर्टेंट है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी को याद रखना है। बाकी और सारे हैं, जैसे यूएसए में फार्माकोलॉजी के अदर कोई और फादर बना रखा है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी का अलग फादर है, नॉर्मल फार्माकोलॉजी का अलग है, कोई रिसेप्टर से रिलेटेड है उस पर अलग बना रखा है। तो इंडियन पे हमें याद रखना है, ये कॉमन पूछा जाता है, कर्नल रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ये मेन है। वैसे और देखा जाए तो इसमें हिपोक्रेट्स है फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ फार्माकोनॉसी ये थियोफिलस्टस था हमारे पास। फर्स्ट मेटेरिया मेडिका डियोस्कोर्डिस ने दी थी। कोर्डस को फर्स्ट फार्माकोपिया के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इसमें देखो जैसे जे जे एबल है, ये जॉन जे एबल, ये इन्होंने फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था यूएसए के अंदर। तो यूएसए में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इनको माना जाता है, जे जे एबल को। और जैसे जेम्स ब्लैक है, इन्होंने बीटा ब्लॉकर और H2 ब्लॉकर्स की डिस्कवरी की थी। तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी बोल देते हैं, मॉडर्न फार्माकोलॉजी। अब डिफरेंट टर्म्स हैं, सॉरी डिफरेंट एरिया के हिसाब से उन्होंने अलग अलग फादर्स यूज कर रखे हैं। तो मेनली तो यही याद हमें रखना है। एक और है यहाँ पे ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड ज्यादा था पार्ट, एनेस्थीसिया टर्म भी आई थिंक इन्होंने कॉइन की थी। तो ये आपको याद रखना है कि आपसे अगर इंडियन फार्माकोलॉजी पूछे तो रामनाथ चोपड़ा, मॉडर्न पूछे तो जेम्स ब्लैक, फार्माकोलॉजी इन यूएस पूछे तो एबल, और इन जनरल फार्माकोलॉजी पूछे तो ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। ये हैं चार फादर्स हमारे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ हिस्ट्री से रिलेटेड। अब उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो
जब पुराने टाइम की बात करें तो सोर्सेज जनरली जो थे वो, या मेजॉरिटी हम कहें तो वो प्लांट ओरिजिन के थे, या कहीं पे ऑयल अगर यूज किया गया तो वो मिनरल ओरिजिन के थे, या हम कहें चरक के टाइम पे लीचीज का यूज किया गया तो एनिमल ओरिजिन भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। और आज के टाइम पे की बात करें तो मॉडर्न में सिंथेटिक ड्रग्स हमारे पास हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिनोमिक्स की हेल्प से जीन थेरेपी वगैरह हैं, वो सिंथेटिक के अंदर आ जाता है। तो इनको हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं, एक नेचुरल है हमारे पास, एक सिंथेटिक है। तो नेचुरल में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है। मिनरल्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स को हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। सिंथेटिक के अंदर हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक, जीन थेरेपी या बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्या चीजें आ गई कि कोई हार्मोन हम यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, या आजकल पेप्टाइड्स वगैरह का बड़ा यूज आ रखा है, पोल्ट्री वगैरह में हम देखते हैं पेप्टाइड्स को यूज करते हैं नॉर्मल उसके लिए, प्रोफाइलेक्टिक के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, तो वो बायो फार्मास्यूटिकल्स में आ जाता है। तो इनको हम देखते हैं, सबसे पहले प्लांट सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जितने भी हैं, रूट्स की हम बात करें, स्टेम की बात करें, लीव्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, वो सारे की सारी चीजें किसी ना किसी ड्रग का सोर्स हैं, और उनको हम रूटीनली यूज भी करते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन है, जैसे क्विनीन की हम बात करें तो वो प्योरली हमारे पास जो पुराने टाइम में था वो प्लांट्स ओरिजिन से ही हमने ऑब्टेन किया था। तो इनमें जैसे हमारे पास है, रूट की हम बात करें तो सर्पगंधा है, राइजोम, जिंजर, हल्दी। बार्क का यूज करें तो वहां से हमें सिंकोना, कैटेचू मिलता है। लीव्स एट्रोपिन है, कोकीन है। फ्लावर्स की बात करें तो डिजिटेलिस है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारा क्या हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये फ्लावर्स हैं, फोक्स ग्लो प्लांट है, डिजिटल्स, परप्यूरिया। ये पूछा भी हुआ है शायद, आईसीआर में भी पूछा हुआ है, फोक्स ग्लो से हमें क्या ऑब्टेन होता है। एट्रोपिन हमारे पास एट्रोपा बेलेडोना से ऑब्टेन हो जाता है। उसके अलावा एक और है इसके अंदर, रेसरपाइन। ये नाम सुना आपने किसी चीज में? जी सर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, या इसका सोर्स क्या होगा? वाउल्फिया, राउवुल्फिया, राउवुल्फिया सर्पेंटिन। सरपेंटिना। तो इसको एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं, जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए। हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन वर्ड हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। और सीड्स हैं, नक्सोमिका, काली मिर्च, मेथी वगैरह। तो इन सब को घरों में हमने देखा है कॉमनली, कोल्ड वगैरह हो जाती है जब ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये प्लांट से रिलेटेड है। एनिमल से रिलेटेड हमारे पास हॉर्मोन्स हैं, विटामिन हैं, कोड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आपने देखे होंगे, बड़े कॉमन है। हॉर्मोन्स यूज करते हैं, मोक्सिटोसिन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है। एंटीसिनिक एंटीसिनिक विनम है, डिस्टेम्पर का एंटीसीरम है, पार्वो वगैरह का एंटीसीरम है, ये एनिमल सोर्स से है। हिपेरिन है, लीवर एक्सट्रैक्ट है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ब्लड प्लाज्मा वगैरह, ये सारे के सारे एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं। मिनरल्स की हमारे पास लंबी लिस्ट है, सॉरी माइक्रोब्स की है। तो यहाँ पे फंजाई है, फंजाई को हम यूज करते हैं सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और यीस्ट है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी सोर्स है। या ईस्ट हम अगर बात करें एनिमल्स में, तो जो रूमिनेटोरिक्स ड्रग्स हैं, जो रूमेन मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, या रूमिनल माइक्रोफ्लोरा हमें रिप्लेनिश करनी है, तो वहां पे हम ईस्ट पाउडर, आपने देखा होगा, बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, वो पार्ट है। वायरस, बैक्टीरिया, इनको हम वैक्सीन प्रिपरेशन के अंदर यूज करते हैं। मिनरल्स में काफी हैं हमारे पास, अगर देखें तो जैसे मैगसल्फ है, ये आपने देखा होगा कॉमनली, इसको एंटी एपिलेप्टिक भी यूज करते हैं, यूथनेशिया के लिए भी यूज करते हैं। और वैसे अगर इसका एक्शन देखें तो ये परगेटिव एक्शन। ये कैसा हुआ, क्या मतलब हुआ इस वर्ड का, परगेटिव? दो टर्म है, लेग्जेटिव, एक है परगेटिव। पर तो इनमें क्या क्या है ये बेसिकली, अगर हम इनकी बात करें तो
सर पर्गेटिव ज्यादा स्ट्रांग होता क्या होता है? है सर, ज्यादा स्ट्रांग होता है पर्गेटिव। ओके, है क्या सर बेसिकली ये? सर वो परगेटिव सर वो परगेटिव फ्लूइड को खींच के सर इंटेस्टाइन में फ्लूइड फ्लेसेस बाहर निकलता है। इट्स सॉफ्टेंस द टूल स्टूल। ओके, सो लैक्सेटिव लुब्रिकेशन ऑफ द स्टूल, कॉन्स्टिपेशन वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वहां पे हम अगर स्टूल सॉफ्टनर्स की बात करें, या यहाँ पे एक तो है कि जो फॉर्म स्टूल है उसको लुब्रिकेट करके पास आउट करवाना, वो लैक्सेटिव में। एक परगेटिव्स हैं जो किसी ना किसी वे के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कर देते हैं या वाटर सिक्रीशन इंटेस्टाइन के अंदर कर देते हैं, तो वहां पे वाटरी स्टूल्स हमें देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा माइल्ड एक्शन रहता है कि जितने परगेटिव्स हैं वो लो डोजेज के अंदर काम करेंगे एज लेक्सेटिव, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लेक्सेटिव परगेटिव्स हो, ये हम आगे देखेंगे जीआईटी में। बेसिकली ये है कि ये लेक्सेटिव परगेटिव जो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम यूज करते हैं ये काम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, एक्सपेक्टोरेंट है, ये क्या काम करते हैं? लंग्स के अंदर जो म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड है, डायूरेटिक है हमारे पास जो यूरिन का फ्लो इंक्रीज करते हैं, वो पोटेशियम नाइट्रेट है। हिमेटेनिक है, हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन का हम यूज करते हैं। एंटासिड है, आपने जनरल जो प्रिपरेशंस देखी होंगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जेलुसिल आती है, इस टाइप की जो भी प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर ये साल्ट हमें देखने को मिलते हैं मिनरल ओरिजिन के। सिंथेटिक में जो करंटली हम यूज करते हैं एंटीपायरेटिक, बारबिचुरेट, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, वो सारे के सारे सिंथेटिक हैं। सेमी सिंथेटिक में कुछ जैसे मोर्फिन के डेरिवेटिव्स हम देखेंगे आगे, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, या डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से हम बनाते हैं। कीमोथेरेपी देखेंगे तो पेनिसिलिन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो सेमी सिंथेटिक हैं। जीन थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ जीन फंक्शन, तो यहाँ पे एक जो टर्म आपने देखी होगी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। सो वहाँ पे कुछ जीन लेवल के ऊपर हम मैनिपुलेशन करते हैं, किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से जो प्रोडक्ट बनना था वो नहीं बन पा रहा, जैसे इंसुलिन का इसके अंदर कॉमन है। सो वहाँ पे उस पर्टिकुलर जीन को हम इंसर्ट करते हैं ताकि जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होना था वो हो पाए। बायोफार्मास्यूटिकल्स, इसके अंदर जो ह्यूमन पेप्टाइड्स हैं या कुछ एंजाइम्स का हम यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, एल एस्पर्जिनेज है, इरेथ्रोपोइटिन हम यूज करते हैं। सो ये जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है उनको हम थेरेपेटिक पर्पज के लिए यूज करें या फार्मास्यूटिकल पर्पज के लिए यूज करें, वो बायोफार्मास्यूटिकल्स के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं, यहां से हमें ड्रग ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो ड्रग्स हमने ऑब्टेन किए तो इनके अंदर क्या क्या एक्टिव प्रिंसिपल हमें देखने को मिलते हैं, उनकी और क्लासिफिकेशन है हमारे पास। तो इसमें मेजर दो हैं हमारे पास, एक एल्कलॉइड है, एक ग्लाइकोसाइड्स है, और उसके अलावा कुछ और हैं, टेनिन्स हो जाते हैं, सेपोनिन्स हो जाते हैं, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, वो इतने मेजर नहीं हैं जितने ये दो इंपॉर्टेंट है, एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो केमिकली हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे किसी एक प्लांट, जैसे हमने ओपियम जैसे लिया, या एट्रोपिन की हम बात करें, ओपियम तो नहीं, ओपियम तो लगाया, एट्रोपिन की हम बात करें, तो एट्रोपा बेलेडोना जो है दिस इज एन एल्कलॉइड। आगे भी जब हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी या फिर और सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, वहां पे कई जगह पे वर्ड आएगा एल्कलॉइड्स, या जैसे हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेंशन किया, तो वो जब नाम है तो उससे क्लियर हमें हो जाना चाहिए कि ग्लाइकोसाइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है और एल्कलॉइड्स की क्या क्या है। ये कई बार पूछ लेते हैं एल्कलॉइड्स के एग्जांपल क्या है और ग्लाइकोसाइड्स के क्या है। पहले एल्कलॉइड्स की हम बात करते हैं तो दे आर बेसिक सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, वाटर इनसोल्यूबल हैं, अल्कोहल में लेस सोल्यूबल है, ईथर के अंदर और क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल है। एसिड्स के अंदर ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देते हैं, मोस्टली ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एक्सेप्ट एपिनेफ्रिन जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है, दिस इज ऑल्सो एन एल्कलॉइड। बाकी और सारे प्लांट से हमारे पास है, तो इसमें जैसे एट्रोपिन है, ये एट्रोपा बेलेडोना, रेसरपाइन जो अभी हमने डिस्कस किया, राउवुल्फिया सर्पेंटिना, मोर्फिन जो है वो पेपेवर सोमिनिफेरम, ये है इंपॉर्टेंट, ये हमारे एल्कलॉइड्स के एग्जांपल है।
उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा एल्कलॉइड से अलग हो जाते हैं। एल्कलॉइड्स के अंदर एक कॉमन कोई हमें एक्टिव प्रिंसिपल मिला, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर दो टाइप की चीजें हमें मिलेंगी डिवाइड करें तो, या केमिकली अगर उनको देखें तो एक तो उनके अंदर शुगर मोइटी मिलेगी, या एक पार्ट तो शुगर का है, एक पार्ट नॉन शुगर का है। तो जो शुगर का पार्ट है उसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोन, और नॉन शुगर का जो पार्ट है उसको ए ग्लाइकोन। अब ये दोनों ही चीजें जो हैं वो हेल्प करती हैं उन पर्टिकुलर ड्रग्स को एक्ट करने में। जैसे ग्लाइकोन पार्ट की हम बात करें तो शुगर जो है वो उसकी अफेक्ट करेगी सोल्युबिलिटी, टिश्यू परमेबिलिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किस वे में वो एब्जॉर्ब होगा, कितनी देर तक उसकी कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रहेगी, वो शुगर मोइटी डिसाइड करेगी ग्लाइकन। नॉन शुगर जो है वो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है, वो जो भी मैकेनिज्म उसको प्रोड्यूस करना है वो मैकेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो जो ए ग्लाइकन है या जेनिन इसको बोल देते हैं, दिस इज द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पार्ट। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की हम बात करें तो उनके अंदर ये सेम ही हमें मिलेगा। तो जितने भी डिजिटलिस वगैरह हैं ये सारे के सारे हमारे ए ग्लाइकन के अंदर आ जाते हैं। केमिकली अगर बात करें तो डोंट फॉर्म सॉल्ट विद एसिड्स, एसिड एल्कली और एंजाइम हाइड्रोलिसिस पे ये ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, एक ग्लाइकॉन है एक ए ग्लाइकॉन है। और कहीं पे भी ग्लाइकोसाइड्स आपने सुने हैं या किसी और ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल आप दे सको, कहीं न्यूट्रिशन में, कहीं टॉक्सिकोलॉजी में, कोई और नाम? एक साइनाइड टॉक्सिसिटी होती है, साइड में भी नहीं था। सोरगम। सोरगम है। सोरगम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? HCl। HCN तो है, पर वो उसका नाम क्या है? साइनोजेनेटिक जो ग्लाइकोसाइड है वो कौन सा होता है? दोबारा बताओ। लिंसिड के अंदर, लिंसिड ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो ये जो डिजोक्सिन है, डिजिटोक्सिन है, ये डिजिटलिस परप्यूरिया से जनरली लीव से ऑब्टेन होते हैं। इनका कॉमन नेम है फोक्स ग्लोव प्लांट, इसके लीव से हैं, या उबेन है अर्जीनिया मार्टिमा से। और हमारे पास जैसे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो ये जैसे सोरगम की हमने बात की तो यहाँ पे धुरीन प्रेजेंट होता है। प्रूनस या आमंड्स की हम बात करें तो वहां पे अमाइगडालिन है। एक लाइनम है इनके अंदर, लाइनमेरिन हमें देखने को मिलता है। तो ये भी सारे के सारे ग्लाइकोसाइड्स हैं। कुछ मिसलेनियस हैं, ये इधर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। या तो हमारे लिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स इंपॉर्टेंट है, या जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सारे न्यूट्रिशन में आप देखते होंगे, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के अंदर भी आते हैं, सोरगम वगैरह के अंदर, लिंसिड वगैरह में। तो ये ग्लाइकोसाइड्स हैं, दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, एक ग्लाइकोन, एक ग्लाइकोन। ग्लाइकोन शुगर का पार्ट है। उसके बाद ऑयल्स का हम यूज करते हैं तो ऑयल दो टाइप के हो सकते हैं, एक फिक्स्ड ऑयल है, एक वोलेटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल्स जनरली जो है वो जितने भी हम कुकिंग पर्पज के लिए ऑयल्स यूज करते हैं वो सारे के सारे हमारे फिक्स्ड ऑयल्स हैं। तो फार्मेकोलॉजिकली तो ये इनर्ट हैं, लेकिन इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ व्हीकल फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन, या लुब्रिकेशन, परगेशन का काम ये करते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल है, ये परगेटिव का काम करेगा। लिंसिड ऑयल है, डिमल्सेंट है, एक सूदिंग टच प्रोवाइड करता है। क्रोटन ऑयल, ये याद रखना, ये आगे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रोटन ऑयल ड्रास्टिक परगेटिव एक कैटेगरी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो उस टाइप का ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरे हैं वोलेटाइल ऑयल, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल इसके अंदर आ जाता है हमारे पास। तो इसमें एरोमेटिक हैं, फ्लेवरिंग ऑयल्स हैं, फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं इवेपोरेशन पे, उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे यूकेलिप्टस ऑयल है यहाँ पे, जिंजर ऑयल है, टीटी ऑयल है, पाइपरमेंट ऑयल है, एस्फेटिडा है। तो ये डिफरेंट एक्शंस हैं उनके। एक्सपेक्टोरेंट है, रूबिफिशियंट है,
स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हाइपरीमिया हमें देखने को मिलेगा। स्टोमैकिक है, कार्मिनेटिव जिंजर जैसे, तो स्टोमैकिक जो स्टमक की मोटिलिटी इंक्रीज करें, कार्मिनेटिव जो गैस एक्सक्रीशन करवाएं, और काउंटर इरिटेंट एक जगह पे इरिटेशन करेंगे, दूसरी जगह पे रिलीव करेंगे। एस्ट्रिंजेंट एक प्रॉपर्टी होती है, वर्ड आगे बहुत जगह यूज होगा। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? ये एस्ट्रिंजेंट होते हैं जो प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन करवा देंगे, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो एस्ट्रिंजेंट वर्ड जहां पे भी यूज होगा एस्ट्रिंजेंसी, उसका मतलब है कि वहां पे प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, एक लेयर बना देंगे। एनाल्जेसिक पेन किलर है, एंटीसेप्टिक है। एंटीमेटिक हमारे पास जो वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो यूज करते हैं, इनका ये फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है। तो इसको याद कैसे करें सर इतना सारा? कौन से वाला याद करना है आपको? सर मतलब सर जो जो इम्पोर्टेंट है सर, मतलब इसमें मेरे ख्याल से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा ओके सर। पार्ट, क्योंकि ये अभी तो हम सोर्सेज का डिस्कशन कर रहे हैं। अब जैसे ड्रग सिस्टमिक फार्मा पढ़ेंगे, ड्रग्स इफेक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब एक्सपेक्टोरेंट हम डिस्कस करेंगे, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ये नाम मिलेगा यूकेलिप्टस ऑयल का। आप देखोगे ब्लोट के केसेस जब भी होते हैं वहां पे, या एब्सेस वगैरह के हैं, वहां पे टीटी ऑयल का डिस्कशन हमारे पास आएगा। ब्लोट के अंदर ये एस्पेटिडा हम यूज करते हैं, हींग बोलते हैं इसको, ये यूज करते हैं। तो वहां पे जैसे आगे चलते जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट अगर ड्रग्स हैं किसी ट्रीटमेंट पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, तो वो आ जाएगा। सोर्सेज हमें याद नहीं करने, इनके सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इधर तो बस आपको आइडिया होना चाहिए कि जो वोलेटाइल ऑयल है उसके अंदर मेजरली एक दो एग्जांपल कौन से हो सकते हैं। यूकेलिप्टस है, जिंजर ऑयल है, ये वाले। जी सर। ओके, इतना ही, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलता नहीं ज्यादा, तभी मैं कह रहा था ज्यादा मेजर नहीं है। रेजिन्स हैं, अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स पे मेन फोकस करना है। रेजिन्स है हमारे पास, तो ये ब्रिटल अमोर्फस कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कोलोफोनियम है, पोडोफाइलिन है, ये इस टाइप के हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये भी ज्यादा मेजर नहीं है। ओलियो रेजिन्स में बाल्सम ऑफ टोलो, बाल्सम ऑफ पेरू। तो ये इस वे में कोई हमसे पूछ सकता है कि बाल्सम्स के अंदर क्या एग्जाम्पल हम दे, बाल्सम ऑफ टोलो। या एस्पेटिडा है जो हींग है, वो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, गम्स एंड रेजिन्स। तो इनका जो मिक्सचर हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ओलियो रेजिन्स। कि बीच बीच में चलता है। आज सुन आज रहे से हैं? स्टार्ट हुई है। ये सर्जरी खत्म। सर्जरी में 2 यूनिट खत्म। और कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो वो भी बता दो। Polio resin the container। बढ़िया है यार, आराम आराम। ठीक है, ओलियो रेजिन्स के अलावा कोई और चीज? बालसम्स भी हैं, तो टोलू पेरू मेजर नहीं है पार्ट ये। गम्स हमारे पास आ जाते हैं, तो इनको जनरली जो हम व्हीकल के लिए यूज करते हैं, जैसे अगार का यूज कर लिया हमने, गम अकेशिया का यूज कर लिया। तो ये मेजरली जो थिक कहीं पे भी कोई वाटर के साथ मिक्स करते हैं, थिक प्रिपरेशन ये बना देते हैं। गम्स के बाद सेपोनिन्स हैं, इनमें कोई मेजर नहीं है सेपोनिन का पार्ट। टेनिन्स फिर भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैटेचो का यूज करते हैं हम। सो ये हैं क्या बेसिकली टेनिन्स, दे हैव एन कैरेक्टरिस्टिक एस्ट्रिंजेंट एक्शन। तो एस्ट्रिंजेंट आई होप अब क्लियर होगा क्या मतलब हुआ, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन। ये एस्ट्रिंजेंट। तो जिस टाइम पे प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गए मान लो, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर वहां पे वो बना देते हैं। तो इसलिए इनका जो है वो एक, जब जिस टाइम पे मान लो एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन की लेयर्स बन गई, तो कोई अगर इरिटेंट आएगा तो वो इरिटेंट उस म्यूकोजा को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इनका कई बार यूज करते हैं। कोई स्किन पे कुछ ऐसी बार बार एलर्जन आ रहा है, तो वहां पे एस्ट्रिंजेंट्स यूज करते हैं, ताकि वो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके एक लेयर फॉर्म कर दे, इरिटेशन कम से कम हो। टेनिन्स का यूज करते हैं, कैटेचू है इसके अंदर एक एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक्टिव प्रिंसिपल्स है। यहां तक क्लियर? जी सर। अब हमारा मेन पार्ट शुरू हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स।
पहले ये चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स का डिस्कशन हम करेंगे तो 4 चीजें पढ़ेंगे हम, ADME, इसी सीक्वेंस में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म बोलो या फिर उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी बोलें, लास्ट में एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि बॉडी कैसे ड्रग के बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है या कैसे कैसे वो उसको डिफरेंट वेज में एब्जॉर्ब करवा रही है, एक्सक्रीट करवा रही है, कैसे करवा रही है। हाउ द बॉडी अफेक्ट्स द ड्रग, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, कैसे इन हुआ, कैसे बॉडी के अंदर मूवमेंट हुई थोरोली, और कैसे आउट ऑफ द बॉडी वो एक्सक्रीट आउट हो गया। तो 2-3 चीजें इसके लिए हमारे पास पहले समझने वाली हैं कि कोई भी ड्रग हमने जब भी यूज करा, जैसे कोई इंजेक्शन हमने यूज किया, किसी एनिमल को एक इंजेक्शन हमने दे दिया, सो वो क्या हाइड्रोफिलिक, दो ये टर्म यूज कर लेते हैं पहले। हाइड्रोफिलिक क्या हुआ, जो वाटर लविंग है, लाइपोफिलिक जो फैट लवर है या फैट सोल्यूबल ज्यादा है। सो कोई इंजेक्शन हमने यूज किया, उसके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए, हाइड्रोफिलिक चाहिए या लाइपोफिलिक चाहिए, या लाइपोफिलिसिटी उसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक चाहिए। हाइड्रोफिलिक कब चाहिएगा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के टाइम पे। बात आपकी ठीक है, मैं ये मान लेता हूं ये कोई मसल है, इस मसल के अंदर जब हमने कोई ड्रग इंजेक्ट कर दिया, सपोज उसको निमोनिया का केस है हमारे पास कोई, तो इस मसल से उस ड्रग को लंग्स के अंदर जाना है, तो ये कैसे जाएगा, कैसे मूवमेंट होगी इसकी, ब्लड। ब्लड से। ब्लड के अंदर मेजरली क्या है, वाटर। अगर तो अगर ये ड्रग लाइपोफिलिक है तो क्या ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नो। नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ये कहें कि हाइड्रोफिलिक ड्रग हमें चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि भाई ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके यहां तक आ गया हमारे पास लंग्स पे, लेकिन लंग के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो लिपिड, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने सुना होगा लिपिड प्रोटीन की, तो अब उसको क्रॉस करने के लिए तो इसको लाइपोफिलिक होना पड़ेगा। तो इसलिए एक बैलेंस हमें चाहिए हाइड्रोफिलिसिटी और लाइपोफिलिसिटी का। एक हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक दोनों का अगर एक एडिक्वेट बैलेंस हमारे पास होगा तब ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी। या ये कहें कि सिर्फ ये मैकेनिज्म नहीं है डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो, कई बार कुछ ड्रग्स का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, या जो मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं वो एक्टिवली भी ट्रेवल करते हैं। तो मान लो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइपोफिलिक सब्सटेंस है वो बिल्कुल कहीं ट्रेवल ही नहीं कर सकता, उसके अलग कैरियर्स होते हैं, वो अलग वे में करेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो बैलेंस्ड होता है अप्रोच, ही हमें चाहिए हाइड्रोफिलिक भी और लाइपोफिलिक भी। अब ब्लड के अंदर जब ये ड्रग जाएगा तो ये बाइंड फॉर्म में जाएगा, कोई इसको ट्रेवल करवा रहा है, जैसे एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, मेजोरिटी ऑफ जो ड्रग है वो इसके साथ बाइंड करके ट्रेवल करते हैं आगे कहीं पे भी। तो कोई भी ड्रग जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा वो या तो इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, वो हो जाएगा बाउंड फॉर्म। जो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा वो कैसा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फ्री फॉर्म। फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन सा प्रोड्यूस करेगा, बाउंड फॉर्म या फ्री फॉर्म? बाउंड। नहीं, फ्री फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। बाउंड फॉर्म सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्शन प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्री ड्रग। यहां पे हम देख लेते हैं ये पूरी प्रोसेस है हमारे पास कि ड्रग जो भी हमने डोसेज फॉर्म में लिया, उसके बाद वो ट्रेवल करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका वेरियस उसमें। तो ऐसा नहीं है परमानेंट बॉन्ड बनाता है एल्ब्यूमिन, बाउंड टू फ्री ये कन्वर्जन होता रहता है। ब्लड के अंदर जाएगा तो फ्री ड्रग भी होगा, प्रोटीन बाउंड भी होगा। तो जो एक्शन हमारा प्रोड्यूस होगा वो फ्री ड्रग से होगा,
जहां पे भी प्रोटीन बाउंड ड्रग है वहां पे एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के साथ बाइंडेड है, वो सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। तो बाउंड फ्री, तो हमें फ्री ड्रग चाहिए। अब इस फ्री ड्रग के ऊपर फिर बॉडी एक्ट करेगी, मेटाबोलाइट बन जाएंगे, वो मेटाबॉलिज्म फिर हमारे पास एक्सक्रीशन का पार्ट आ जाता है। तो पहली मेजर चीज हमें याद रखनी है कि ड्रग हमें फ्री चाहिए एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसको लाइपोफिलिक होना पड़ेगा, अदरवाइज उसका ट्रांसपोर्टेशन या तो एनर्जी का यूज करके होगा या किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। First, absorption from the site of administration permits entry of drug either directly or indirectly into plasma. Distribution, reversibly leave bloodstream and distribute into the interstitial and intracellular fluids. कि जहां पे हमने इंजेक्ट किया वहां से वो ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड के अंदर तो उसको अगर अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है तो ब्लड को लीव करके डिफरेंट टिश्यूज या फ्लूइड्स के अंदर जाना पड़ेगा, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थर्ड, मेटाबॉलिज्म है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस हैं, फेज 1 फेज 2 हम डिस्कस करेंगे, और एलिमिनेशन लास्ट में फिर वो ड्रग और उसके मेटाबोलाइट जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बाइल से, फीसिस से, यूरिन से या ब्रेथ से भी हो सकते हैं। तो ये पार्ट है, ये इस वे में ये चीजें चलेंगी। पहले हमारे पास है एब्जॉर्प्शन से हम स्टार्ट करते हैं शुरू में, या अगर बात करेंगे जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ड्रग का, दैट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स एट द टारगेट टिश्यू। कई एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो आपने लगा दिए लेकिन उनकी पेनिट्रेशन उन पे नहीं है, या हम ये बात करें कि कुछ ही ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, बाकी डिफरेंट वो नहीं कर पाते, तो उनका आप यूज भी करोगे तो वो इफेक्टिव नहीं है। जैसे सेफ्टी ऑफर का यूज करते हैं आप, यूट्राइन पैथोलॉजी है या यूट्राइन कंडीशन है वहां पे इफेक्टिव है, या न्यूमोनिक कंडीशन है, लंग से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि सेफ्टी ऑफर की पेनिट्रेशन उन टिश्यूज के अंदर ज्यादा है। जितना गट वगैरह की हम बात करें, तो जितना भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या इफेक्ट जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड इन दैट पर्टिकुलर टिश्यू। जो भी हमें चाहिए, जिस टाइप की भी कंडीशन मिलती है, जो भी डिजीज मिलती है, हमें उस टाइप के ड्रग चूज करने पड़ेंगे जो उन पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट करें। कोई ब्रेन से रिलेटेड है तो उस टाइप के सब्सटेंसेस, गट से रिलेटेड है उस टाइप के, रेस्पिरेटरी है तो उस टाइप के। तो ये सारा जो भी एक्शन है दैट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स एट द टारगेट टिश्यू। क्लियर? तो जो ड्रग है वो क्या करेगा, एक ऐसा है, पहले वहां पे कंसंट्रेशन 0 है, ब्लड स्ट्रीम से धीरे धीरे वो उसके अंदर आएगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अचीव करेगा, थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहेगा और फिर ऐसे करके एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बॉडी डिपेंड ऑन 2 प्रोसेसेस। 2 प्रोसेसेस होंगी कि एक तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ड्रग, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, जिन टिश्यूज के अंदर उसको जाना है वहां पे मूवमेंट कैसे हो रही है, ट्रांसलोकेशन, या जहां से उसको एक्सक्रीट आउट होना है। सो किसी भी टाइम पे अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो यहां पे हमने ब्लड सैंपल ले लिया और हम चेक करेंगे उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो 2 चीजों पे करेगी। एक तो ये है कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, और क्या उसका एक्सक्रीशन स्टार्ट हो गया। एक फिर बीच में एम बच जाता है, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम कहें, कि बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग को कितना ज्यादा जल्दी मेटाबोलाइज कर पा रही है। जैसे अल्कोहल की हम बात करें, इथेनॉल की, उसको ड्रिंक करते हैं तो उसके बाद बॉडी कितना जल्दी उसको, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या उसके साथ आपने जो भी स्टार्टर्स वगैरह है उस टाइप की चीजें जितनी ज्यादा लेंगे उतना लेट एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होगा, वो उसका एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, किस वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस टाइप से, वाटर कंटेंट कम है ज्यादा है, बॉडी कितना, आपका लीवर कितना ज्यादा फंक्शनल है, उतना जल्दी उसको मेटाबोलाइज करेगा और उतना जल्दी एक्सक्रीट करेगा। तो एक पार्ट आ जाता है इसके अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। ट्रांसलोकेशन में हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन है, और एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ या डिसअपियरेंस ऑफ एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक हम आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब मेजरली यही होता है मेटाबॉलिज्म का, कि बॉडी उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ऐसे केमिकल्स के साथ ऐड करके हाइड्रोफिलिक बनाती है ताकि उनको एक्सक्रीट कर सके। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बॉडी के अंदर
मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा ट्रांसलोकेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। ये जो ड्रग हमने यूज किया वो कैसे मूव करेगा बॉडी के अंदर, उसकी मूवमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मूवमेंट कैसे हो सकती है कि या तो ब्लड ट्रांसफर से, कोई लॉन्ग जो भी ट्रेवल करना है, कोई मसल हमने यूज की और टारगेट साइड दूर है, तो डिस्टेंट ट्रेवल जो करने हैं वो ब्लड बल्क फ्लो ट्रांसफर होगा ब्लड स्ट्रीम से। अब ब्लड फ्लो से वो उस पर्टिकुलर टिश्यू के पास पहुंच गया है जहां पे उसको एक्शन प्रोड्यूस करना है, तो वहां से फिर वो उस टिश्यू के अंदर एंटर करेगा, वो डिफ्यूजनल ट्रांसफर। डिफ्यूजनल जो होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर होगा, यहां पे मोलिक्यूल बाय मोलिक्यूल होगा ट्रांसफर। बल्क ट्रांसफर से ब्लड स्ट्रीम से लॉन्ग डिस्टेंसेस हमारे पास आ गए। अब जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है उसको कुछ सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं जो कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। जैसे एक हमारे पास ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है ब्लड का, और एक ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट है टिश्यूज वगैरह का। तो यहां पे जो ये जो बैरियर्स हैं, ये जो बैरियर क्रॉस करेगा दैट विल डिपेंड ऑन कि वो ड्रग जो है दैट इज प्रेजेंट इन बाउंड फॉर्म या फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में होगा तो वो इजीली क्रॉस करेगा। The free form of drug is able to move between the compartments and its movement and availability at the site of action depend on कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। मान लो एक कैपलरी है, सो उस कैपलरी के अंदर कितना, जैसे उसमें अंदर कुछ पोर्स होते हैं कैपलरी के अंदर। अब अगर वो पर्टिकुलर ड्रग इतने बड़े साइज का है कि वो उस पोर के अंदर से पास आउट नहीं हो सकता, तो वो सर्कुलेशन के अंदर रहेगा। तो एक आ जाता है मोलिकुलर साइज एंड शेप। फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइज्ड है, पोलर है, नॉन पोलर है, वो भी पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। लिपिड सोलिबिलिटी और बाइंडिंग टू सीरम और टिश्यू प्रोटीन्स, ये अगर बाइंड रहेगा सीरम प्रोटीन्स के साथ तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे जितना भी पार्ट अब हमारा है। अभी हमारे लिए एक चीज याद रखनी है, फ्री फॉर्म, और दूसरा सेल के अंदर क्रॉस करना है तो लाइपोफिलिक। तो ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है, वहां पे लिपिड्स हमें मिलेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल है और वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है। सो उनके अंदर से उसको पर्टिकुलर ड्रग को क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये वो बेसिक उस स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है। एक तो हम दो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, एक है अप हिल ट्रांसपोर्ट। यहां पे इस पॉइंट पे हमारी कार है मान लो, और तो यहां से जब नीचे जब आएगी ये, क्या हमें कोई फ्यूल लगाने की जरूरत पड़ेगी इस पे नीचे की तरफ? तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, मान लो कोई एनर्जी यूज नहीं कर रहे, तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और जब आपको अप हिल जाना है तब आपको अपने सारे के सारे सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, तो ये जो हो जाएगी एनर्जी डिपेंडेंट, या उसको बोलेंगे हम एक्टिव प्रोसेस। जहां पे एनर्जी यूज होगी वो एक्टिव होगा, जहां पे एनर्जी यूज नहीं होगी वो हमारा पैसिव होगा। तो डाउन हिल जनरली, जैसे एक जगह पे पानी ज्यादा है, एक इसमें दो पार्ट हमने बना दिए, यहां पे अगर वाटर ज्यादा है और यहां पे कम है तो मूवमेंट यहां होगी डाउन हिल। तो एक तो मूवमेंट ये हो गया, इस टाइप से हो सकता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में एंटर करेगा, तो इसको हम सिंपल ट्रांसफर बोलते हैं। ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये दो टाइप की हो सकती है, पहला है पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक मेम्ब्रेन से जब क्रॉस कर जाते हैं। दूसरा है फिल्ट्रेशन, ये आगे देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं, सिंपल ट्रांसफर है कि वहां पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे जा रहा है, डाउन हिल मूवमेंट वहां पे हो रही है। दूसरा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट,
फैसिलिटेटेड में मतलब फैसिलिटेशन, किसी की हेल्प करना, वहां पे कोई ना कोई उसकी हेल्प करेगा। हेल्प कौन करेगा? एटीपी करेगा। वहां पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। या एडिशनली वहां पे क्या हो सकता है कि आप जब इसको ऊपर लेके जा रहे थे, कोई आपको दूसरा व्हीकल मिल गया जो कहेगा कि मेरे साथ टो करके चल पड़ो, तो वो जो टो करने का पार्ट आ जाता है, मतलब आपको कोई कैरियर मॉलिक्यूल मिला या उस ड्रग को कोई कैरियर मॉलिक्यूल मिला जो उसको अपने साथ बाइंड करके सेल की आउटर साइड से इनसाइड ले आया, अंदर की तरफ ले आया। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट था जो उसको बाइंड करके लाया ड्रग को, और इधर अंदर की साइड आके छोड़ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन पिनोसाइटोसिस है, बहुत ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, वो एंटर नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे पास जैसे इसको हम बोल देते हैं सेल ड्रिंकिंग। वैक्यूल्स बना के सेल उस पर्टिकुलर ड्रग को अपने अंदर एंटर करवा देगी। तो सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन है, इसके अंदर हमारे पास ड्रग डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहां पे मेम्ब्रेन का कोई एक्टिव रोल नहीं है। और मेजोरिटी ऑफ जो ड्रग्स हैं वो इसी वे से अपने आप ट्रेवल कर जाते हैं। तो इसमें लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स डिफ्यूज बाय डिसॉल्विंग इन लाइपोइडल मैट्रिक्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट जितना होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। लिपिड सोल्यूबल ज्यादा होगा तो हायर कंसंट्रेशन इन मेम्ब्रेन, और वो क्विकली डिफ्यूज कर जाएगा। लाइपोफिलिक होगा, ज्यादा जल्दी डिफ्यूज करेगा। हाइड्रोफिलिक होगा तब वो लेट करेगा और कम करेगा। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन गैप होगा उतना ज्यादा वहां पे डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा। तो पैसिव के अंदर तो सिंपल यही है कि बस मेम्ब्रेन है बीच में, किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से फ्लो हो रहा है डाउनहिल मूवमेंट। अगर लिपिड सोल्यूबल है तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, हाइड्रोफिलिक है या लेस लिपिड सोल्यूबल है, लेस लाइपोफिलिक है, तो प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ये पैसिव है। देन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है? डिफ्यूजन थ्रू एक्वस चैनल्स। कुछ पोर हमें देखने को मिलते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर, तो उन पोर्स के थ्रू जब मूवमेंट होगी उसको हम बोल देते हैं फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन थ्रू एक्वस चैनल्स। पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू एक्वस चैनल्स या पोर्स कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स है जैसे आरबीसीज वगैरह है, वहां पे स्मॉल साइज के पोर हमें देखने को मिलते हैं, लेस देन 4 आर्मस्ट्रॉन्ग के या 4 आर्मस्ट्रॉन्ग के ना। तो वहां पे बहुत स्मॉल पार्टिकल साइज के, लेस देन 100 जो मोलिकुलर साइज है, उस साइज के ही उन पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स को पास कर सकते हैं, बिगर साइज के नहीं कर पाते। लेकिन जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं, ब्रेन को छोड़ दें जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसके अलावा इन जनरल जो कैपिलरीज हैं वहां पे हमें पोर साइज जो है वो ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है, 40 आर्मस्ट्रॉन्ग का। तो यहां पे जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं मोलिकुलर साइज के, वो भी कैपिलरीज के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। सो एक, इनमें भी कोई एनर्जी नहीं लग रही, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे या तो सिंपली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें, दूसरा कैपिलरीज के थ्रू जो पोर्स वगैरह हैं उनके थ्रू वो डिफ्यूज कर जाएं, तो वो डिफ्यूजन के अंदर आ जाता है। दोनों ही जो है वो पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये एक्वस चैनल के थ्रू मूवमेंट है। कैरियर वाला अभी आगे देखते हैं। तो कैरियर में जैसे कोई ड्रग बाउंड करा, ये मॉलिक्यूल इसको अंदर की तरफ छोड़ गया। ये जो हो सकती है कैरियर वाली, ये एक्टिव पैसिव दोनों के अंदर हो सकती है, कोई जरूरी नहीं ये एक्टिव ही हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम एक्टिव हमें देखने को मिलती है। एक्टिव में अपहिल मूवमेंट होगा, एनर्जी का वहां पे यूज होगा, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। कैरियर मीडिएटेड, तो एनर्जी डिपेंडेंट हो सकती है, कैरियर मीडिएटेड हो सकती है, या अगर हम दूसरी वाली बात करें स्पेशलाइज्ड ट्रांसफर की, तो दोनों। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे जहां पे भी एक्टिव वर्ड आएगा इसका मतलब दैट प्रोसेस इज एनर्जी डिपेंडेंट। नेट एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहां पे अब जैसे ये पिक्चर हम देखें तो ये एक देखोगे यहां पे आप, एक अलग से शेप है, इस टाइप की शेप है। तो जो इस टाइप की शेप है, तो जैसे लोक एंड की का फंक्शन होता है, तो जिस टाइप का रिसेप्टर है या जो ये कैरियर मॉलिक्यूल है, इसकी जिस टाइप की शेप है उसी टाइप के में अंदर जो फिट करेगा ड्रग, वही इसके साथ बाइंड कर सकता है, कोई दूसरा ड्रग बाइंड नहीं कर सकता। मतलब एक ताले की चाबी
एक ही उसको लोग को खोलेगी, दूसरों को नहीं खोलेगी। शेप स्पेसिफिक है ये। तो यहां पे होगा क्या कि जो शेप उसके साथ मैच करता है वही बाइंड करेगा और वही ट्रेवल करेगा। लेकिन इसके अंदर एक दूसरी चीज और आ जाती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी सेम शेप है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स फिर आपस के अंदर फाइट करने लग जाते हैं, जिसको कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन हम बोलते हैं, कि कौन इस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर बाइंड करेगा, उसको कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। जिसका ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या जिसकी ज्यादा पेनिट्रेशन अटैचमेंट पावर होगी वो बाइंड कर जाएगा वहां पे। सो अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, कैरियर पोजेसेस स्पेशल एफिनिटी, केमिकल स्ट्रक्चर, ड्रग ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंपीट फॉर पर्टिकुलर कैरियर मॉलिक्यूल। इस टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जैसे एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम है, अब इसके साथ भी जैसे जो इसकी शेप है एसिटाइल कोलिन इसके साथ बाइंड करता है, लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स भी हैं, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स भी कंपीट करते हैं या इसी की साइड के साथ बाइंड कर लेते हैं। तो वहां पे भी हमें इस टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है। जब अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो वो एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। देन टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास कि एक सब्सटेंस ही एक जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो लेके जा रहा है अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाता है कि टू सबस्टेट्स का हम यूज करते हैं। अब वो जो टू सबस्टेट्स हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं, या एक इनसाइड जा रहा है एक आउटसाइड जा रहा है। तो जो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं उनको हम बोल देते हैं को ट्रांसपोर्ट या सिम ट्रांसपोर्ट। एक ही साइड, ऑपोजिट साइड जा रहा है तो उसको काउंटर ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट, ये हम इसको बोल देते हैं। सेम जैसे को ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड इन जीआईटी म्यूकोजा, और सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ आयंस, ये एंटीपोर्ट हो गया। तो ये एंटीपोर्ट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं कैरियर मॉलिक्यूल के साथ। दो सीटें आप मान लो कैरियर मॉलिक्यूल के पास हैं, कोई प्रोटीन है उसके दो साइड से जहां पे बाइंड कर सकते हैं, तो वो उनको एक डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है या अलग अलग डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है, क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है तो दोनों डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। तो वो को ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट इसको हम बोलेंगे। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास है, कैरियर मीडिएटिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये आ गया ना वर्ड, कैरियर इसमें यूज हो रहा है लेकिन इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी यूज नहीं हो रही। तो यहां पे जब एनर्जी यूज नहीं होगी तो इसका मतलब डाउनहिल मूवमेंट है, अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जो उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उसी मॉलिक्यूल को ये ट्रेवल करवाएगा। जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन आरबीसी, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1, ये सारे के सारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हैं। वहां पे इनएक्टिव प्रोसेस है लेकिन कैरियर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। लास्ट में पिनोसाइटोसिस कि 1000 डाल्टन से अगर इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास का कोई भी है उसको एनगल्फ करती हैं सेल्स वेसिकल फॉर्मेशन करके और फिर उसको एनगल्फ करती हैं। तो इसमें जैसे फैट है, स्टार्च है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, इंसुलिन है, पोलियो वैक्सीन है, तो इनको यूज करते हैं। ड्रग्स में पिनोसाइटोसिस का कम रोल है, ठीक है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादातर है। तो ये हमारा ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड पार्ट हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपको इसमें? सर वो एक बार हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक का कंसेप्ट बता दीजिए। एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? लिपिड्स। लिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन्स की भी, लेकिन लिपिड्स उसमें मेजर है। तो अगर आपको सेल के किसी ड्रग को सेल के अंदर जाना है तो उसको लिपिड सोल्यूबल होना पड़ेगा या वाटर सोल्यूबल? लिपिड सॉल्युबल। यहां तक क्लियर है, लिपिड सोल्यूबल। अब किसी मसल के अंदर आपने जब ड्रग इंजेक्ट कर दिया
अब उस पर्टिकुलर ड्रग को उस सेल मेम्ब्रेन तक ट्रेवल करके जाना है, और ट्रेवल हमने देखा लॉन्ग डिस्टेंसेस जो ट्रेवल है वो बल्क ट्रांसफर से हो रहे थे, और बल्क ट्रांसफर में किसका रोल आ रहा था? ब्लड फ्लो का। ब्लड फ्लो, अब जितने भी ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं मेजरली उसके अंदर पोर्शन वाटर का है, तो उसको अगर ट्रेवल करना है किसी भी सब्सटेंस को तो उसको हाइड्रोफिलिक भी होना पड़ेगा। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि वो लाइपोफिलिक होगा तो उसका काम चल जाएगा, उसको हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइपोफिलिक होना पड़ेगा पेनिट्रेशन के लिए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जब मिलेगी हाइड्रोफिलिक की और लाइपोफिलिक की, तभी मेजर ड्रग एक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर वो लाइपोफिलिक हुआ तो वो ब्लड फ्लो के अंदर ही या साइट के ऊपर ही रहता रहेगा, वो उस पर्टिकुलर साइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो हमें देखने को मिलेगा। और हाइड्रोफिलिक रहा सिंपल तो फिर उस मेम्ब्रेन को वो ट्रेवल या क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर भी वो एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हाइड्रोफिलिक भी चाहिए और लाइपोफिलिक भी चाहिए एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर उसको पेनिट्रेशन करनी है तब लाइपोफिलिक चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए हाइड्रोफिलिक हमें चाहिए। ओके।